नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या कार्यक्रम एवं नीतियों के बारे में। पॉपुलेशन प्रोग्राम एंड पॉलिसी इन इंडिया। सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या नीति क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के समुचित विकास के लिए देश की सरकार जो नीति अपनाती है उसे जनसंख्या नीति कहा जाता है। जनसंख्या नीति उस देश की सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि की दर, जनसंख्या की संरचना तथा जनसंख्या वितरण आदि को नियंत्रित करने एवं देश की आवश्यकता अनुसार इसमें वृद्धि या कमी के उद्देश्य से अपनाई जाती है। तो जनसंख्या नीति जो है उसके एक उद्देश्य होता है और किसी देश की सरकार के द्वारा ये लागू की जाती है ताकि जनसंख्या वृद्धि की दर है उसको नियंत्रित किया जा सके, जनसंख्या का वितरण जो है वो नियंत्रित करना, जनसंख्या की संरचना किस प्रकार की है इन सब को नियंत्रित करना, प्लस देश की आवश्यकता अनुसार जहाँ पे जनसंख्या क्या बहुत तेज़ी से विस्फोट की तरफ बढ़ रही होती है वहाँ पे क्या होता है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से जनसंख्या नीति अपनाई जाती है। और जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है, संसाधनों के दोहन के लिए जनसंख्या की अधिक आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि की जाए। तो उस वृद्धि के लिए फिर जनसंख्या नीति अपनाई जाती है। जनसंख्या नीति की आवश्यकता। सन 1950 के बाद जनसंख्या में बहुत तेजी गति से वृद्धि हुई, औद्योगिकरण हुआ, तो इस वजह से भोजन, वस्त्र, आवास की जो है वो मांग और पूर्ति में संतुलन बढ़ गया। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, जबकि संसाधनों में का जो विकास है वो इतनी तेज़ी से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो मांग और आपूर्ति का जो संतुलन था वो गड़बड़ाने लगा। और ऐसी स्थिति सबसे खराब स्थिति आई विकासशील देशों में, जहाँ पे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तकनीकी विकास इतना अधिक नहीं था, वो अपने संसाधन कम थे, संसाधनों का आधार इतना अधिक नहीं था। तो ऐसी स्थिति में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तब उन समस्याओं के समाधान के लिए एक जनसंख्या नीति की आवश्यकता हुई ताकि जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको नियंत्रित किया जा सके और अपने उद्देश्यों के अनुसार उसमें कमी या वृद्धि की जा सके। जनसंख्या नीति के उद्देश्य। जनसंख्या नीति के जो उद्देश्य है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन जो उद्देश्य हैं वो इन प्रकार से हम देख सकते हैं। फर्स्ट है जनसंख्या को नियंत्रित कर स्थायित्व लाना, यानी कि जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही होती तो उसमें स्थायित्व लाना, उस पर नियंत्रण करना। सेकंड, जनसंख्या वृद्धि को रोककर जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करना। थर्ड, जन्म दर पर नियंत्रण प्राप्त करना। फोर्थ, मृत्यु दर में कमी लाना। फिफ्थ, जनसंख्या की संरचना में सुधार करना। और जो लास्ट है वो है जनसंख्या का आर्थिक विकास करना। ये कुछ उद्देश्य हैं जिनको लेकर जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या नीतियों के बारे में। भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य जन्म दर में कमी लाना, उच्च मृत्यु दर है उसको नियंत्रित करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना तथा जीवन प्रत्याशा दर जो है उसमें वृद्धि करना। ये कुछ उद्देश्य हैं जिनको लेकर भारतीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है। भारत की जनसंख्या नीति में आर्थिक विकास एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रत्यक्ष साधनों के उपयोग पर बल दिया गया है। और ये प्रत्यक्ष साधन क्या है? प्रत्यक्ष साधनों में परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण से संबंधित सुविधाओं के विकास, उनके प्रचार प्रसार पे बल दिया गया है। स्वतंत्र भारत की जनसंख्या नीति यानी स्वतंत्रता के बाद में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद सन 1949 में भारत सरकार ने भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना की गई। इस संघ का कार्य परिवार नियोजन संबंधी साधनों के उपयोग हेतु जनता को सलाह देना एवं सुझाव देना था। इसके बाद में जब 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो इसमें जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार हुआ। तो इस विस्तार के कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी तब तक मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट
आ गई, लेकिन जन्म दर है उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, जिसकी वजह ये रही कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलाए गए थे वो अधिक गति नहीं पकड़ पाए। उनकी शिथिलता के कारण जो जन्म दर है वो तेज ही रही, मृत्यु दर में गिरावट आ गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया। परिवार नियोजन के अंतर्गत कैफेटेरिया उपागम को अपनाया गया और इस उपागम के अंतर्गत प्रत्येक दंपति को अपनी सुविधा अनुसार परिवार नियोजन के किसी भी साधन का उपयोग करने की सुविधा थी। उसके बाद में 1976 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 विधेयक जो है वो संसद में पारित किया गया। इस नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अनिवार्यता के साथ लागू करने का प्रयास किया गया और इस अनिवार्यता की वजह से कई प्रकार की दिक्कतें आई, जिसकी वजह से इसमें पुनः संशोधन किया गया, 1977 में संशोधित किया गया। पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976। अप्रैल 1976 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं एवं पुनर्जनन योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना। सेकंड, माँ एवं बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना। थर्ड, महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार लाना। अगला, विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष करना। अगला, जनसंख्या शिक्षा पर बल देना। अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रम की वृद्धि हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाए। परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो NGOs हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका भी उपयोग में लाया जाए, उनकी सहायता ली जाए। अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए सरकार, स्वीकृत स्थानीय निकाय एवं स्वयंसेवी संगठन आदि को दान के रूप में जो भी राशि दी जाए उस पर इनकम टैक्स में छूट दी गई। अगला, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% जो है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम में व्यय किया जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित किया जाए। अगला, गर्भ निरोध एवं प्रजनन जीव विज्ञान में रिसर्च किया जाए, अनुसंधान कार्य किया जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। इसके पश्चात सन 1977 में इसको संशोधित किया गया और संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो घोषित की गई अप्रैल 1977 में, उसमें कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार से रही। इसकी पूर्णतः स्वैच्छिक नियोजन, तो इसमें जो परिवार नियोजन को पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में चलाया गया, जिसमें माता एवं शिशु के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला अधिकार व पोषण आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला, बंध्याकरण। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तियों को कुछ राशि दी गई, जिससे वे बंध्याकरण करवाकर जनसंख्या को सीमित कर सके, जनसंख्या वृद्धि जो उसको नियंत्रित किया जा सके। अगला, परिवार नियोजन में दान देने पर छूट। सरकार द्वारा परिवार नियोजन में दान देने वाले व्यक्तियों को आयकर में छूट देने का निर्णय किया गया। अगला, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से ये अपेक्षा की गई कि वे अपने परिवार को सीमित करें, छोटा रखें। अगला, पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा। स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या की शिक्षा से संबंधित जानकारी देने का विचार किया गया, जिससे प्रारंभ से ही बालक छोटे परिवार का महत्व समझे और शिक्षा मंत्रालय को इसके लिए संदर्भित किया गया। अगला, निःशुल्क इलाज। सरकार द्वारा इसमें ये भी रखा गया, यदि कोई व्यक्ति बंध्याकरण करने में अन्य किसी साधन उपयोग करने में किसी प्रकार की उसे यदि सहायता की आवश्यकता होगी तो उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और उसका निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। अगला, व्यापक प्रचार प्रसार। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए उपलब्ध साधनों का समुचित प्रयोग किया जाएगा और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला, सामूहिक प्रोत्साहन।
परिवार को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अधिकाधिक संख्या में समुदाय भागीदार बन सके। अगला, ऐच्छिक संस्थाओं का योगदान। कार्यक्रम की सफलता के लिए ऐच्छिक संस्थाओं से योगदान प्राप्त किया जाएगा। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ परिवार कल्याण संबंधी जितनी भी सुविधाएं वो बढ़ाई जाएगी। उन सभी जितने भी साधन उपलब्ध हैं वहाँ पे उनके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। अगला, केंद्रीय सहायता। परिवार नियोजन के लिए केंद्र से भी सहायता दी जाएगी राज्यों को, और जो नियोजन से प्राप्त होने वाले केंद्रीय सहायता राशि का जो 8% भाग है वो परिवार नियोजन उपलब्धि के अनुसार राज्यों को प्रदान किया जाएगा, और यदि जो राज्य इसमें पिछड़ते हैं तो उनकी जो राशि वो भी कम कर दी जाएगी। अगला, विवाह की आयु। इसमें जो लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, और यदि इससे कम आयु में विवाह किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध माना गया। अगला, लोकसभा एवं विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व। सन 2001 तक संसद एवं विधानसभाओं में 1977 की जनगणना के आधार पर जो प्रतिनिधित्व दिया गया वही रहेगा, और जनगणना में वृद्धि होने का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं बढ़ाया जा सका। ये कुछ बातें थी जो 1973 की संशोधित जनसंख्या नीति में रखी गई थी। तो हमने आज 2 जनसंख्या नीतियों के बारे में पढ़ा, जो 76 की और संशोधित 77 की जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति की आवश्यकता क्यों महसूस होती है और किन उद्देश्यों को लेकर जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है, इनके बारे में हमने देखा। अगले पार्ट में हम अगली जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।